चलिए हिंदी को बनाते हैं और अधिक रोचक और शुरू करते हैं हिंदी की ऑनलाइन पढ़ाई। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत चौथे पाठ में हम राष्ट्रकवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार के थे। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उर्वशी काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं अवकाश वाली सभ्यता कविता की व्याख्या। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रस्तुत कविता अवकाश वाली सभ्यता सामधेनी नामक पत्रिका में 1949 में प्रकाशित हुई थी। सामधेनी पत्रिका एक बहुचर्चित पत्रिका रही। इस पत्रिका में 1949 में यह कविता प्रकाशित हुई थी। शुरू करते हैं कविता का पाठन। कविता के पीछे की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता में यंत्रवत्ता के फलस्वरूप उत्पन्न कुंठा, निराशा, हताशा के फलस्वरूप जर्जर मानवता के ऊपर व्यंग करते हुए कवि ये लिखते हैं कि मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सितारों को साक्षी बनाते हुए ये कहते हैं कि मैं जब भी रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सितारे कल भी थे, आज भी हैं और जब हम कल नहीं रहेंगे तो भी उस समय सितारे रहेंगे। अर्थात सितारों को साक्षी बनाते हुए कवि ये कहते हैं कि अनागत से मुझे यह खबर आती है, अनागत जिसके आने का कोई पता ना हो, कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। अर्थात यंत्रों के प्रयोग के कारण उत्पन्न कुंठा, हताशा, निराशा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। व्याख्या लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग करना अति आवश्यक है कि लगातार यंत्रवत्ता के कारण उत्पन्न कुंठा, हताशा और निराशा के फलस्वरूप जो दया, मानवतावाद और विश्व बंधुत्ववाद समाप्त हुआ है, उसके कारण चाहे लाख विश्व बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत में आज भी मानवतावाद रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, कौन सी ज्योति बुझी जा रही है? तो मानवतावाद की ज्योति बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने करताल पर जलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, कई सारी पुस्तकों में दाहिने करताल पर जलेगी इस वर्ड को अच्छे से स्पष्ट नहीं किया गया है। इस वर्ड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि वो भारत के दाहिने करताल पे जलेगी। पहले तो दाहिने का मतलब समझ लीजिए, दाहिना करताल का अर्थ होता है हाथ। तो प्रश्न बनता है कि क्या कवि के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो दाहिने करताल पर ही ज्योति को जलाना चाहते हैं, बाएं करताल पर भी तो जला सकते थे? मगर नहीं, यहाँ दाहिना करताल दक्षिण भारत की ओर संकेत करता है। एक बहुत पुरानी कहानी है कि जब हमारे ऊपर मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ था तो उस समय भक्ति द्राविण उपजे लाए रामानंद नामक संत ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए दक्षिण भारत से आंदोलन चलाए थे। ये आंदोलन केवल हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि मानवतावाद को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाया गया था, क्योंकि मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को मारना ये केवल धर्म नहीं बल्कि मानवतावाद के भी विरोध में था। तो इस छोटे से 2 वर्ड की व्याख्या कितनी बड़ी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, कि मानवतावाद की जो ज्योति पूरी दुनिया में बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने करताल पे चलेगी। अर्थात कि फिर से एक बार मध्यकाल की तरह ही भारत के दक्षिणी भाग में मानवतावाद को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आंदोलन चलाया जाएगा। अगली 4 पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान से समझिएगा। साबरमती,
पांडिचेरी, तरुणमल्लम और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल पीठ बनेंगे। इन चारों स्थानों के साथ क्या स्पेसिफिक घटनाएं हैं इसको ध्यान से समझिएगा। साबरमती गांधी के साथ संबंध रखते हैं। राजनीतिक आंदोलनों के बाद जब गांधी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे तो साबरमती आश्रम में आकर के रहते थे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1930 को जो नमक तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। आज के समय में भी साबरमती आश्रम को शांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पांडिचेरी, पांडिचेरी ऋषि अरविंद की जन्म, कर्म, धर्म सारी भूमि आप कह सकते हैं। ऋषि अरविंद एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। मानवतावाद के ऊपर इनका बहुत अच्छा व्याख्यान है। इन्होंने मानवतावाद को काफी संरक्षण प्रदान किया और पांडिचेरी में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। तरुणमल्लम, ध्यान से समझिएगा इस घटना को। तरुणमल्लम तमिलनाडु में 171 मीटर मलय पर्वत पर स्थित रमन महर्षि की कर्म, धर्म जो भी आप बोल रहे कि रमन महर्षि वहीं रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? तो तरुणमल्लय के मलय पहाड़ी पर 20वीं सदी के बहुत बड़े एक गुरु थे। जैसे कि हम मानते हैं ना कि हमारा शरीर अग्नि, जल, वायु इत्यादि इत्यादि से मिलकर बना है, तो हमारे भारत में इन 5 चीजों का अलग अलग मंदिर है। इसे पंच तत्व मंदिर कहा जाता है। इसमें से एक अग्नि मंदिर जो है ये तरुणमल्लई जो मंदिर है वही है। और अंतिम हो गया दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर जो है चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, मतलब उनके दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो साबरमती किस लिए प्रसिद्ध हुआ? गांधी के लिए। पांडिचेरी किस लिए प्रसिद्ध हुआ? ऋषि अरविंद के लिए। तरुणमल्लय क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो 20वीं सदी के गुरु रमन महर्षि के कारण। और दक्षिणेश्वर क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु के कारण। ये मानवता के आगामी मूल पीठ बनेंगे, मतलब ये आगे जाकर के मानवतावाद को, विश्व बंधुत्व को, दया को, माया को, प्रेम को संरक्षण प्रदान करेंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से बहेगी। कहाँ से बहेगी? तो साबरमती से बहेगी, पांडिचेरी से बहेगी, तरुणमल्लम से बहेगी, दक्षिणेश्वर से बहेगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, किससे झुलसेगी? तो यंत्रवत्ता के कारण जो कुंठा, हताशा, निराशा पैदा हुई है उससे दुनिया झुलसेगी। तो शीतलता की धारा यहीं से बहेगी। कैसी शीतल धारा? तो प्रेम की शीतल धारा, दया की शीतल धारा, माया की शीतल धारा यहीं से बहेगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां अर्थात की पीढ़ियां, मतलब हम ऐसे रेगिस्तान की, देखिए रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां कहने का क्या तात्पर्य है कि रेगिस्तान में जब कोई पेड़ दिखता है तो उस पेड़ की छाया ऐसी बनती है ना कि लगता है कि वहां पे पानी है। तो मृग जो है वो दौड़कर मृग वहां पे जाता है, मगर ये पाता है कि वहां पे पानी इत्यादि है नहीं, और इसी तरह से दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को फिजिक्स में मृग तृष्णा बोलकर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप ये पढ़े होंगे, मृग तृष्णा बोलकर एक मतलब एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते हैं कि पेड़ की ऐसी छाया बनती है कि देखने में वो तालाब की तरह या जल की तरह लगता है। तो मृग वहां दौड़ के जाता है, हिरन मृग का मतलब है हिरन वहां दौड़ के जाता है और पाता है कि वहां कुछ है ही नहीं, और ऐसे में अंत में उस मृग की मृत्यु हो जाती है। तो रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां, पीढ़ियां, मनुष्य की एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी इसी तरह के जल को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे जल बोलने का अर्थ है लोभ, मोह, काम, क्रोध, शांति। आप इसी को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर ये रेगिस्तान की इच्छा है, ये कभी मिटने वाली है नहीं, थकने वाली है। अब हम थक जाएंगे और फिर पीपल की छां में लौट आएंगे। खड़ी बोली हिंदी की कविता है, तो आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि पीपल की छाया बहुत छोटा सा वर्ड है, मगर देखिए कितना बड़ा मीनिंग यहाँ पे छुपा हुआ है कि वो फिर पीपल की छां में लौट आएंगे। कौन सी पीपल की छां? वह पीपल की छां जो बोध गया में है, वह पीपल की छां जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, कौन सी ज्योति बुझी जा रही है, तो उत्तर होगा मानवतावाद की ज्योति बुझी जा रही है। पूछ लिया जाए कि साबरमती आश्रम क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो गांधी की कर्म भूमि है। पांडिचेरी क्यों प्रसिद्ध है, तो ऋषि अरविंद की कर्म भूमि है। तरुणमल्लम क्यों प्रसिद्ध है, तो 20वीं सदी के गुरु रमन महर्षि की भूमि है। और दक्षिणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन वहां छिपा हुआ है। तो इन सब शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। वो पीपल की छां में लौट आएंगे। कौन से पीपल की छां? तो ये मत बोलिएगा कि पीपल के गाछ की पेड़ के छां में लौट आएंगे। यहाँ पीपल की छां बोलने का अर्थ है कि वो बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ये एक तरह से दिनकर की खासियत भी है कि वो अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमेशा जोड़ते रहते हैं। आदमी अत्यधिक सुख के लोभ से ग्रसित होगा, अर्थात कि भोगवाद से ग्रसित होगा। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है आपको व्याख्या में कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अत्यधिक सुख के लोभ से ग्रसित होगा, अर्थात कि भोगवाद से ग्रसित होगा। मतलब कि अब आपकी इच्छा ये नहीं होगी कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये विचारधाराएं बदल जाएंगी। अब ये होगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, डिस करो विस करो। इसे कहते हैं भोगवादी दृष्टिकोण। यही लोग उसे मारेगा कि ज्यादा संचय करने का, अतिशय संचय ना करे ताका नाम फकीर। ये विचारधाराएं जो मूल, जो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो स्लोगन है कि अतिशय संचय ना करे ताका नाम फकीर, कि अत्यधिक अपने पास ना रखे, वो जो अर्थ है वो बदल जाएगा। मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा। एक ऐसा समय आ जाएगा कि मनुष्य जो है केवल अपने आविष्कारों के हाथों ही हारेगा। आज जो आप हिरोशिमा और नागासाकी की जो घटना आप पढ़ते हैं या जानते हैं, इसमें मनुष्य किससे त्रस्त है? खुद अपने हथियार से त्रस्त है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति भी मुझे याद आ रही है कि आज सांप कोने में खड़ा हंस रिया है और मनुष्य मनुष्य को डस रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। अब यहाँ से अगली चार पंक्ति, मतलब गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। ये चार पंक्ति ये बतलाती है कि प्रस्तुत कविता गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। ऐसे भी रामधारी सिंह दिनकर गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे और प्रस्तुत चार पंक्ति में वो कहते हैं कि गांधी जी ये कहते थे कि अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रखो। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा उगने लगती है, अर्थात परेशान हो जाती है। उचित है कि ज्यादा समय उसे करंधे पे जगाए रखो। अब ध्यान से देखिए करंधे का क्या अर्थ होता है। करंधा कपड़े बुनने की पुरानी मशीन जिसे गांधी चलाते थे, उसे करंधे कहा जाता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि गांधी की यह विचारधारा थी कि अवकाश बुरी चीज है, इसलिए मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते हुए क्या करना चाहिए कि करंधे, कुछ कोई काम नहीं है तो कम से कम कपड़ा बुनते रहिए भैया। अवकाश वाली सभ्यता आने वाली है। लीजिए आ गई है कोरोना वायरस, अवकाश वाली सभ्यता। सारा दिन हम घर पे बैठे हुए हैं। अवकाश वाली सभ्यता अब आने वाली है। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर अपनी पैनी दृष्टि देते हुए पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य को अभाव किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। वो सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त होगा, परेशान होगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी। अंततः हम ये निष्कर्ष पाएंगे कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा नहीं है, बुरा है। अर्थात जब हम डिबेट करते हैं कि विज्ञान के जो नए नए खोज है या मानवतावाद के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं, तो हम ये पाते हैं कि कई सारी ऐसी दवाइयाँ निकली है जो हमारे लिए बहुत उपकारी है। मगर परमाणु बम भी इसी विज्ञान की देन है। लेकिन सारा भार हम विज्ञान पे नहीं डाल सकते हैं। आदमी को चाहिए वो खुद भी कुछ काम करे। सारा काम, सारी सहायता मशीन से लेना गलत बात है। हाँ, अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे, और जब हम काम से थक जाएं, जब श्रम करके हम थक जाएं, तब विश्राम करें। देखिए प्रस्तुत कविता में ना दो परस्पर विचारधाराएं हैं। एक है कुंठा, हताशा, निराशा, और उसके बनाम में एक काम कर रही है विचारधारा, वास्तविक विचारधारा काम कर रही है दया, मानवतावाद, विश्व बंधुत्ववाद। इस कविता में एक तरफ जहां यंत्रवाद दिखाया गया है कि किस तरह से यंत्रता के कारण, यंत्रों के कारण मनुष्य जो है वो एक तरह से परेशान हो गया है, उगने लगा है। दूसरी तरफ वही दिखाया गया है कि पूरे विश्व को संरक्षण प्रदान करने के लिए मानवतावाद की कितनी अधिक आवश्यकता है।
इसकी व्याख्या को भी आपको ठीक उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको अवतरण देना है, जिसमें लिखना है प्रस्तुत कविता जो है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के अवकाश वाली सभ्यता से लिया गया है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर एक प्रगतिशील कवि है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, प्रगतिवादी कवि है। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रगतिवादी कवि है, इस शब्द का आपको अवश्य ही उल्लेख करना है। और इसके बाद अवतरण में आपको लिखना है कि अवकाश वाली सभ्यता जो है वो सामधेनी नामक पत्रिका में 1949 में प्रकाशित हुई थी। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं अवतरण में आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के अवकाश वाली सभ्यता पाठ से लिया गया है। इसके कवि प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर है। प्रस्तुत कविता सामधेनी पत्रिका में 1949 में प्रकाशित हुई थी। चलिए, इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। और जब भी मैं संदर्भ की बात करता हूं तो बता देता हूं कि 5 क आपको लेके चलना है। 5 क कौन से हैं? कौन कहता है, संदर्भ में आपको क्या लिखना है, कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्या कहता है। कौन कहता है तो कवि कहते हैं। कौन से कवि? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि होने का गौरव इनको प्राप्त है। किससे कहता है तो यंत्र से थकी हुई इस दुनिया से कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये दुनिया यंत्र के प्रभाव से थक गई है तब कहते हैं। क्यों कहते हैं? यंत्र के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? मानवतावाद को संरक्षण प्रदान करने की बात कहते हैं। व्याख्या, अभी जैसे मैं आपको व्याख्या बताया, पूरी की पूरी व्याख्या लिखिएगा। और इसके विशेष, मैं कुछ विशेष बता देता हूं। पहला विशेष लिखने के बाद आपको 1 नंबर हेडिंग मारना है। क्या मारना है? कि प्रस्तुत कविता खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी में रचित है। दूसरी नंबर, प्रस्तुत कविता तुकांत छंद में रचित है। तुकांत छंद में रचित है। तुकांत छंद में रचित है। इसके बाद तीसरा नंबर आपको हेडिंग मारना है, प्रस्तुत कविता गेय शैली में रचित है। गेय शैली का मतलब होता है ऐसी कविताएं जिसे गाई जा सके। हालांकि आधुनिक काल की बहुत कम ही ऐसी कविताएं होती है जिसे गाना संभव होता है, मगर ये ऐसी कविता है जिसे गाया जा सकता है और कई बार इसे गाया भी गया है। कुछ और प्रश्न मैं बता देता हूं, जैसे जिसकी रोशनी भविष्य तक जाती है, कवि किस कवि की रचना है? 2018 के एचएस के एग्जाम में पूछा था, तो दिनकर की रचना है ये धरती किससे किससे थकी हुई है? तो यंत्रों से थकी हुई है। 2018 के एचएस परीक्षा में फाइनल एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। करंधा किस उद्योग से संबंधित है? तो वस्त्र उद्योग से। जैसे आपको बताएं कि उचित है उसे करंधे पर जगाए रखो, तो करंधे का अर्थ होता है कि सूत बुनने वाली मशीन, जो आप चरखा देखे थे ना, गांधी चलाते थे जो, वही वाला। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। मगर भारत रहेगा किस कवि की रचना है? दिनकर की रचना है। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अवकाश वाली सभ्यता किस कवि की रचना है? 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था उसमें दिया था कि मनुष्य किससे हारेगा? तो मनुष्य अपने आविष्कारों से हारेगा। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मानवता के आगामी मूल पीढ़ जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? इस तरह के कुछ प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।